हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 9th के हिंदी के टॉपर्स। बच्चों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग आपकी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 की द्वितीय भाषा की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आपका पढ़ रहे हैं पाठ 2। पाठ 1 हमने पहले पढ़ लिया था, दुख का अधिकार, और अब हम पढ़ रहे हैं पाठ 2, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। इसका एक्सप्लेनेशन भाग 1 हमने पहले पढ़ लिया है, जिसमें लेखिका बछेंद्री पाल के बारे में हमने पूरी बात समझी थी और थोड़ा सा हमने पाठ का समझा था। तो जहाँ पर हमने ये देखा था कि 7 मार्च को उनकी यात्रा एवरेस्ट अभियान दल के साथ बछेंद्री पाल चलीं और 26 मार्च को इनका अभियान दल पेरिच पहुंचा और वहाँ पर उन्हें दुखद समाचार मिला कि एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई है और वहीं पर उन्हें पता चला कि बराबर वहाँ पर हिमपात हो रहा है और उन्हें आगे चलना है, लेकिन अनेक तरह की कठिनाइयाँ हैं। अब हम लोग आगे का पाठ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पिछला पढ़ने के लिए आप पिछले वीडियो को एक बार सुन लीजिएगा। हम लोग अब आगे के पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे अब बेस कैंप में पहुँचने से पहले। अब वो बेस कैंप में पहुँचने से पहले, बेस कैंप मैंने आपको बताया था ना कि जब यात्रा पहाड़ों की शुरू होती है तो एक बेस कैंप, एक बीच में एक बेस बनाया जाता है, एक ऐसा कैंप जहाँ पर सारी सुविधाएं हों, है ना। वहीं से यात्रा करें और फिर जैसे थोड़ी दूर जाना है, फिर वहीं से कुछ लोग लौट के अगर थक जाएं, कोई दिक्कत है, बेस कैंप में आ जाते हैं और सारी सुविधाओं के साथ वो बनाया जाता है। तो बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। अब वो कह रही हैं कि हम बेस कैंप पहुंचे भी नहीं थे कि हमें पता लगा कि जो हमारा रसोई सहायक है उसमें से एक की मृत्यु हो गई है, क्योंकि जलवायु बहुत ही खराब थी, अनुकूल नहीं थी। तो अब उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से, फिर सबको लगा कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, आशाजनक नहीं है, ये तो अच्छी घटनाएं नहीं घट रही हैं, ठीक है। फिर अगला देखिए, एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से, है ना। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। वो कह रही हैं कि पहले मैंने देखा तो था पर दूर से देखा था, लेकिन जब मैं बेस कैंप पहुंची तब मैंने एवरेस्ट पर्वत और उसकी श्रेणियों को ध्यान से देखा, पास से देखा। मैं भौचक्की होकर रह गई और एवरेस्ट लहोसे और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही, है ना। तो कह रही हैं कि जब मैंने नज़दीक से देखा उसको, एवरेस्ट को और उसकी दूसरी श्रेणियों को, तो मैं भौचक्की, यानी बिल्कुल हैरान, बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना कि बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा, एकदम से हम अनोखी चीज़ देख लेते हैं, ऐसी भौचक्की वो हो गई, है ना। और वहीं पर उन्होंने बर्फीली देखा, टेढ़ी मेढ़ी नदी, बर्फीली नदी चल रही है पहाड़ियों से घिरी हुई, तो वो उसको बहुत देर तक देखती रही। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। वो कह रही हैं जो हिमपात था ना, हिमपात का मतलब यही होता है कि जो बर्फ के खंड होते, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े, पीस, पहाड़ जैसे टुकड़े, वो इधर उधर गिरने लगते, अव्यवस्थित ढंग से, कोई सिस्टमेटिक ढंग से नहीं गिरते हैं। अव्यवस्थित ढंग से मतलब अनसिस्टमेटिक, जिसकी कोई व्यवस्था नहीं हो, कोई कहीं गिर जाएगा, कोई बाएं गिर जाएगा, कोई दाएं गिर जाएगा, कोई नीचे एकदम से सामने गिर जाएगा, है ना, कहीं भी गिर सकते हैं वो। तो बहुत ही रिस्की मतलब होता है, जब गिर रहे होते हैं तो किधर भी गिर सकते हैं, किसी के ऊपर भी गिर सकते हैं। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थीं।
और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थीं। जो ग्लेशियर था ना, बर्फ़ की जो नदी थी जिसमें बर्फ़ के पीसेस बहते रहते थे, बहुत ठंडा पानी और बर्फ़ के टुकड़े, बर्फ़ की चट्टानें, तो वो जो बहती रहती थी उसके कारण उसमें हलचल होती थी। उस हलचल की वजह से आस-पास की जो बर्फ़ थी उससे रिलेटेड जो चट्टानें होती थी वो गिर जाती थी बार-बार। और कभी-कभी कुछ भी कारण हो सकता था, अन्य कारण मतलब दूसरे किसी भी कारण से अचानक खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी, है ना? तो सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। तो अब जब कोई बर्फ का ऐसा पहाड़ जैसा बड़ा खंड जब एकदम से नीचे गिरता था तो क्या होता था कि सीधे गिरा और वहाँ पर दरार, गड्ढा चौड़ा पड़ गया, बहुत बड़ा गड्ढा पड़ जाता था। तो उन्होंने कहा कि सीधे ऐसा गिरना और फिर इस दरार का बन जाना, ऐसा लगता था कि बहुत, सोच के ही डर लगता था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा, है ना? तो उन्होंने ये जानकारी कह रहे हैं, हमें ये भी भयानक जानकारी हमें मिली कि हमारा जो पूरा प्रवास का समय है, हमारा जो पूरा यात्रा का समय है, उसके दौरान जो हिमपात है, जो बर्फ़ का गिरना है, वो 1 दर्जन लोगों और कुलियों को ज़रूर टच करेगा। अब उसमें से कैसे कौन बचता है कुछ नहीं पता है ना। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमीनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का प्रयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। ठीक है ना? तो उनके साथ जो डॉक्टर मीनू मेहता थी, वो अब ये कह रही हैं कि हमने जो था दूसरे दिन हमने जो भी सामान आया वहाँ पर बेस कैंप में, उसमें से अधिकांश को हमने हिमपात के आधे रास्ते तक हम ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें फिर सिखाया कि जो एल्युमिनियम की सीढ़ियों से कैसे रास्ते में अस्थायी पुल, यानी टेम्परेरी, बीच बीच में जहाँ पर रास्ता नहीं है, जहाँ पर एक चट्टान से दूसरी चट्टान या एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाना है और बीच में रास्ता नहीं होता है, तो बीच में वो पुल बनाए जाएंगे, उन पुलों के थ्रू जाया जाएगा। तो वो कैसे बनेंगे पुल, और लट्ठों और रस्सियों का प्रयोग कैसे होगा, लट्ठे लगाए जाएंगे, रस्सियों से बांधा जाएगा, है ना। या बर्फ़ की जो आड़ी तिरछी दीवारें हैं, भाई वहाँ तो बर्फ़ की दीवारें हैं, कोई सीधी दीवारें थोड़ी हैं, टेढ़ी मेढ़ी दीवारें हैं, तो उन पर किस तरह से रस्सियाँ बांधी जाती हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें सिखाई गई। ठीक है। और साथ ही उन्हें जो अग्रिम दल था, जो आगे आगे दल चल रहा था, उसके जो अभियांत्रिकी मतलब टेक्निकल यानी तकनीकी से संबंधित वो कार्य जो हैं वो क्या वो लोग करते जा रहे हैं, उसके बारे में भी जानकारी दी। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। ठीक है ना। दूसरे दिन का क्या टारगेट बनाया गया था कि हिमपात से कैंप 1 तक, है ना, जो हिमपात था वहाँ से कैंप 1 तक जाना है और सामान ढो कर लेकर जाना है। तो इस तरीके से सामान ढो कर लेकर जाएंगे तो चढ़ाई का अभ्यास करना है, अभ्यास होगा। ठीक है। इस तरीके का अभ्यास करने के बारे में उन्हें प्रैक्टिस करनी थी, एक तरीके से सीखना था। तो ये उनको करना था तीसरे दिन का टारगेट। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे, है ना। जैसे अपने पास टेलीफोन होता है ना, वैसी वॉकी टॉकी जिसमें वो आपस में बात कर सकते हैं। तो जो जैसे जैसे रास्ते में सबको आपस में कनेक्टेड रहना होता है, एक दूसरे को जानकारी देते रहते हैं कि भाई अभी कहाँ पर है हम, क्या हो रहा है, इस तरीके से। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं। तो कह रहे हैं कि कर्नल खुल्लर बहुत खुश हुए जब हमने उन्हें बताया कि हम
कैंप 1 तक पहुंच गए हैं, क्योंकि कैंप 1 पर जो पहुंचने वाली थी वो महिलाएं जो थी वो केवल 2 थीं। तो इस बात से वो बहुत प्रसन्न हुए। कौन? कर्नल खुल्लर। ठीक है। अंगदोर्जी, लोब्सांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ पोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। ठीक है। ये 3 लोगों के नाम हैं, है ना, अंगदोर्जी, लोब्सांग और गगन बिस्सा। ये लोग साउथ पोल तक पहुंच गए और 29 अप्रैल को उन्होंने 7,900 मीटर की ऊंचाई पर कैंप 4 लगाया। तो ये लग गया। तो अब ये एक संतोषजनक प्रगति थी, यानी कि काम बिल्कुल सही ढंग से चल रहा था, सेटिस्फैक्ट्री काम हो रहा था, वो अपने टारगेट के हिसाब से सही पहुंच गए थे। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेनजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेनजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अब अपना हाथ अपने मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। ठीक है। तो वो बताती हैं अपना अनुभव कि तेनजिंग जो आए अपनी छोटी पुत्री डेकी के साथ और उन्होंने सबसे बात की और मुझसे भी बात की। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं नौसिखिया हूँ, तो उन्होंने कहा कि एवरेस्ट की जो शिखर यात्रा है उनके लिए भी पहली है। हालांकि वो इससे पहले जा चुके हैं 7 बार एवरेस्ट पर। फिर उन्होंने कहा कि तुम तो पक्की पहाड़ी लड़की हो भाई, पर्वती हो, तुम्हें तो पहले प्रयास में ही शिखर पर पहुंच जाना चाहिए और तुम पहुंचोगी। ठीक है ना। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी, है ना। वो बता रही हैं कि मैं कैंप 3 में कब पहुंची? 15-16 मई 1984 को, जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, है ना। उस दिन वो बताती हैं कि मैं लोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर, बिल्कुल, है ना, एकदम बर्फीली सीधी ढलान पर लगाया गया था कैंप, सुंदर रंगीन नायलॉन का बना एक तंबू, कैंप 3 जिसे कहा गया, वहाँ पर मैं थी। ठीक है। कैंप में 10 और व्यक्ति थे, 10 और लोग भी थे। लोब्सांग तशारिंग मेरे तंबू में थे, एनडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे, है ना। तो उन्होंने कहा कि एक तंबू में तो लोब्सांग तशारिंग और मैं थी, और एनडी शेरपा तथा और 8 जो थे मजबूत जो शेरपा थे वो दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 यानी 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक ज़ोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बना हुआ था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ
सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। ठीक है, अब उन्होंने अपना एक देखो कितना दिल दिलाने वाला एक्सपीरियंस कि भाई कैंप लगाया कैंप 3 में, हम सो रहे थे, रात के 12:30 बजे उन्हें लगा कि बहुत सी सख्त चीज़ मेरे ऊपर से चल रही है, कुचलती हुई जा रही है, उसके नीचे मैं दब रही हूँ, मैं सांस नहीं लेने में आ रही है। तब उन्हें पता लगा कि एक लंबा बर्फ़ का गोला था, बर्फ़ का पिंड था जो लंबा सा था, वो ऊपर जो लोत्से ग्लेशियर था, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि वो लोत्से ग्लेशियर के नीचे उन्होंने टेंट लगाया था अपना, तो वहाँ से वो टूट के टुकड़ा गिरा और वो विशाल एक हिम का पुंज जैसा बना हुआ था। तो उसमें हिम के टुकड़े थे, बर्फ़ के टुकड़े थे, तो वो इतनी तेज़ गति से, चूँकि ढलान थी तो बिल्कुल एक्सप्रेस रेलगाड़ी की गति से, तेज़ गति से धड़-धड़ धड़-धड़ करता हुआ नीचे और उनके कैंप के ऊपर गिर गया, जिस कारण जितने भी लोग कैंप में थे, हर व्यक्ति को चोट लग गई। और वो कह रही हैं कि इतना भयंकर था वो कि हमें बड़ा आश्चर्य की बात हुई कि हम में से या ईश्वर की कहिए दया हुई कि किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए थे। ठीक है ना, तो जो शेरपास थे या दूसरे लोग थे, फटाफट उन्होंने बचाने का प्रयास किया। तो लोब्सांग ने छुरी से जल्दी जल्दी बर्फ़ को साफ किया और वो उन्हें बचाने लगे, क्योंकि वो बर्फ़ के नीचे दब गई थी, है ना, बर्फ़ के नीचे दब गई थी वो। तो अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती, थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़ी जमे बर्फ़ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ़ की कब्र से बाहर खींच लाने में सफल हो गए। उन्होंने जल्दी जल्दी उस बर्फ़ की खुदाई की, जल्दी जल्दी उस हिमपिंडों को बड़ी मुश्किल से हटाया और उन्हें उस बर्फ़ की कब्र कह रही हैं उसको, क्योंकि उस बर्फ़ की कब्र जैसी में वो बिल्कुल ऐसे फंस गई, है ना। तो उसमें से उन्होंने सबने मिलके बाहर खींच लिया। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग टूटी हुई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए, है ना। तो वहाँ से फिर वो वापस कैंप 3 से कैंप 2 पर आए सब लोग 16 मई को सुबह 8 बजे तक। और एक शेरपा जिनकी टांग टूट गई थी उन्हें खुद ही इन लोगों ने स्ट्रेचर बनाया और उस पर लिटाकर नीचे लाए। फिर हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक ज़बरदस्त साहसिक कार्य था। उन्होंने कहा कि इतनी ऊंचाई पर आप लोगों ने जो ये सुरक्षा का कार्य किया, एक दूसरे की रक्षा करी, ये एक बहुत साहस भरा कार्य आप लोगों ने किया। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा, है ना। मतलब सभी को, किसी को चोटें आई, किसी की हड्डियां टूट गई, तो सब वापस बेस कैंप। मैंने बताया ना, बेस कैंप जो होता है, एक बेस कैंप बनाया जाता है जहाँ पर सारी सुविधाएं होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर उन्हें भेजना पड़ा उनके इलाज के लिए। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत हो? क्या तुम भयभीत थी? जी हाँ, मैंने कहा, है ना। उन्होंने कहा कि हाँ, भयभीत तो थी भाई, भयभीत क्यों नहीं होंगी। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। भयभीत तो थी लेकिन वापस नहीं जाऊंगी। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, है ना, 1:30 बजे दोपहर में जब बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि
जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी कि मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा। मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसीलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से ल्याटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई, क्योंकि बहुत ठंडी जगह होती है ना, वहाँ पर पानी तो होता नहीं है, तो बर्फ़ पिघलाकर पानी बनाना पड़ता है, इसलिए बर्फ़ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोर्जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। ठीक है, तो यहाँ तक कि हम लोगों ने इस यात्रा का इस भाग में आज पढ़ा। बच्चों कैसा लगा? अच्छा लगा? मज़ा आ रहा है? साथ साथ हम लोग भी एवरेस्ट की यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अब एक और पार्ट में एक्सप्लेनेशन पार्ट 3 हम लोग और करेंगे और उसमें हम इस लेसन को अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेंगे। फिर आगे बाकी की चीज़ें तो करनी है। ठीक है, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें सब्सक्राइब करना है। फटाफट सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, तभी आपके पास आएगा वीडियो, है ना, नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप पढ़ते रहेंगे बहुत इजी ढंग से हिंदी को, और हिंदी के सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा समझ में आ रहा है। मुझे और धीमा धीमा पढ़ाना चाहिए या और तेज़ पढ़ाना चाहिए, जैसा भी आप बताएं हम उसी तरह से आगे चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।